हेडिंग लीजिए, आज का टॉपिक है हमारा कॉलिजन। देखते हैं भाई कितनी नॉलेज है आपको कॉलिजन की। स्पेलिंग आती है? क्या कह रहे, इतना ही आता है बस। कॉलिजन, इसको हम बोलते हैं टक्कर। हिंदी में बोलते हैं टक्कर, राजस्थान में बोलते हैं बचीट। चलो, बचीट, टक्कर। क्या होती है टक्कर? दो चीजों का टकराना। तो बात यह होती है कि क्या कॉलिजन के लिए दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है या बिना कांटेक्ट में आए ही टक्कर हो सकती है? क्यों? आंखों से आंखों की टक्कर हो जाती है। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, आंखें टकरा गई। सर वो भी आई कांटेक्ट। अगर आप नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो इनको एक दूसरे की तरफ बढ़ाइए, बिना टच करे ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ फेंकिए, बिना टच करे ही। जैसे अल्फा पार्टिकल का क्या हुआ था? न्यूक्लियस के पास से टकरा करके थोड़ा ना निकले थे, बट हमने क्या बोला था कि न्यूक्लियस से टक्कर करके एक वापस आ गया, टच थोड़ा ना हुआ। तो बेसिकली कॉलिजन कहते हैं कैसे? कॉलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऐसा फिनोमिना जिसमें उसका मोमेंटम चेंज हो जाए। हाँ, collision is defined as a phenomena between two objects due to which their momentum gets changed. This is called collision. Number one. Number two, collision के लिए दो ऑब्जेक्ट का टच में आना, कांटेक्ट में आना कोई जरूरी नहीं है। लिखिए दो बातें, फिर शुरू करते हैं। लिखिए, collision is defined as the interaction between two bodies in which their momentum changes। ठीक है। और नंबर टू, फॉर कॉलिजन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। आइए देखिए, फिजिक्स में कॉलिजन को दो टाइप में बांटा गया है। एक है आपके पास में इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा है इन इलास्टिक कॉलिजन। पार्टीशन करके दो दो लाइनें हम दोनों में लिखे, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन, देखिए दो फिजिकल क्वांटिटी है कॉलिजन में, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है मोमेंटम। ये दो चीजों के बारे में हमेशा बात होती है। कॉलिजन का कोई भी न्यूमेरिकल होगा इन दो से ही उठेगा और इन दो पे ही खत्म होता है। इलास्टिक कॉलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। टक्कर के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टक्कर के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। टक्कर के पहले टोटल जितना मोमेंटम था, टक्कर के बाद भी टोटल उतना ही मोमेंटम रहेगा। लेकिन इन इलास्टिक कॉलिजन में मतलब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लिखिए, इलास्टिक कॉलिजन में इन दिस टाइप ऑफ कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम both will remain conserved. इन इलास्टिक में आइए, ओनली मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। इसी में सेकेंड पॉइंट लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस ड्यूरिंग कॉलिजन। इन इलास्टिक में सब इन इलास्टिक में ही अब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। इसी में एक और नोट लिखिए, इन इलास्टिक में इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in space, perfectly space, inelastic collision. In perfectly inelastic collision,
द बॉडीज विल स्टिक टुगेदर। अगर टक्कर के बाद दो बॉडीज आपस में चिपक जाती है तो यह किस तरह का कोलिजन होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मतलब इनइलास्टिक कोलिजन भी दो टाइप का हो गया, एक परफेक्टली इनइलास्टिक, एक है इनइलास्टिक कोलिजन, या पार्शली इनइलास्टिक कह सकते हो। पार्शली इनइलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन में जनरली टक्कर के बाद दोनों बॉडीज अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर वो दोनों स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो उस तरह के हम कोलिजन को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये दोनों में फर्क है। लाइन खींचिए, अभी सब समझ में आएगा धीरे धीरे। लाइन खींचिए, एक हेडिंग लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम ई से बताते हैं। लिखिए, इसको भी सीखते हैं। देखिए, ई कहलाता है माइनस ऑफ रेशो। रेशो किसका है? स्पीड ऑफ सेपरेशन और आइए, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसको हम ई से बताते हैं, ये एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, एक रेशो है। जैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना? सेपरेशन की स्पीड और स्पीड ऑफ अप्रोच, ये यूं कह सकते हैं, ये है आफ्टर कॉलिजन और ये है बिफोर कॉलिजन। इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं कितने दूर डिवाइडेड बाय कितने पास। ठीक है, लिखिए इसको, फिर इसको यूज करना सिखाएंगे। कितने दूर डिवाइडेड बाय कितने पास। और इसमें माइनस लगेगा, है ना? चलिए, ये तो ट्रिक वाली बात हो गई। आइए, फॉर इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है कितनी? 1। याद रखनी पड़ेगी। इलास्टिक कोलिजन के लिए ये क्या, ये कर क्या रहा हूं मैं? ये क्या पढ़ाया जा रहा हूं मैं आपको? क्यों पढ़ाया जा रहा हूं? पता नहीं। मैं सिर्फ आपको महाभारत के युद्ध में जाने से पहले हमें दिव्यास्त्र चाहिए होते हैं जिनसे हम लड़ाई लड़ेंगे, वो दिव्यास्त्र दिए जा रहा हूं बस। जब लड़ाई शुरू होगी तब हम आपको वहीं पे गीता का ज्ञान देंगे कि बस अब ऐसा करना है। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तू भी, मैं, तू चुप रहे। हाँ है? नहीं नहीं, माइनस नहीं आएगा इसमें। इज इक्वल्स टू 1 फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए ई की वैल्यू होती है ZERO, 0। बेटा यहां परफेक्टली भी एक बार है। अच्छा, ये बात कर रहे हो। एक है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, एक है इनइलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 1 इलास्टिक में है और 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको लिखना सिखा देता हूं आपको, इसकी इक्वेशन लिखी कैसे जाती है। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आ गई और ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज लिखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं कि ये वैल्यू लिखी कैसे जाएगी, इसको यूज कैसे करना है। सपोज करो ये कोई बॉडी है m1 जो u1 स्पीड से जा रही है, एक बॉडी है m2 जो u2 स्पीड से जा रही है, और यहां पे हुआ है कोलिजन। कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, बट टक्कर के बाद में इसकी स्पीड हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। अगर आप m1 को देखोगे तो इसका मोमेंटम था m1 u1,
इसका मोमेंटम हो गया m1v1, मोमेंटम चेंज हो गया, यानी कि इसका कोलिजन हुआ है। ठीक है, आइए अब मुझे लिखनी है E की वैल्यू। दो तरीके से मैं E की वैल्यू लिखूंगा, समझना। E इज इक्वल्स टू माइनस, आफ्टर कोलिजन स्पीड लिखनी है, तो मैंने लिखा v1 माइनस v2, पहले वाले की स्पीड सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में, यही है। तो यहां भी यही करूंगा, पहले वाले की स्पीड सेकंड वाले के रेस्पेक्ट में। कि नहीं सर हम तो ऐसे लिखना चाहते हैं v2 माइनस v1, तो यहां भी क्या लिखोगे u2 माइनस u1, और दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। ठीक है, तो सीखना यह है कि पहले वाले का दूसरे के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो पहले वाले का दूसरे के रेस्पेक्ट में ही लिखोगे, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। यह है E की वैल्यू निकालने का तरीका। E क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दोनों सेम है। ट्रिक यही है कि 1 माइनस 2 करो तो यहां भी 1 माइनस 2 करना, या 2 माइनस 1 करो तो यहां भी 2 माइनस 1 करना और माइनस लगा देना, बस। लिखिए इसको, इजी है, कोई टफ नहीं है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा हुआ है, बट यहां हम पढ़ेंगे कि इलास्टिक कोलिजन में, कोलिजन के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी स्पीड कितनी हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग v1 और v2 का फॉर्मूला निकालेंगे। हम क्या मान के चल रहे हैं कि दो बॉल्स हैं m1 और m2, u1 m1 की स्पीड है, u2 m2 की स्पीड है, और अगर u1 की स्पीड u2 से ज्यादा है तो इनके बीच में कॉलिजन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है। ये कॉलिजन क्या है, इलास्टिक है। अब ये इलास्टिक कॉलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहाँ पे, 1। टक्कर के बाद में इनकी रेस्पेक्टिव स्पीड v1 और v2 है, हमें v1 और v2 का फॉर्मूला निकालना है। 11th क्लास में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, थोड़ा सा लंबा है तो 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कंसिडरेशन लिखने के बाद इसको कैसे अप्रोच करना है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दो हथियार हैं, एक है मोमेंटम कंजर्वेशन और एक है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ एक हथियार है हमारे पास, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन सब में लगता है। हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो हथियार हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक बनाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक बनाएंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की। अब फिर देखते हैं कैसे करना है, याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम लगते हैं कि अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चूंकि इनमें से किसी की भी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, इसलिए मैं आई कैप, जे कैप और वेक्टर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत आपको है ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम लिखता हूं, m1u1 प्लस m2u2, टक्कर के बाद का मोमेंटम m1v1 प्लस m2v2। m1 वाली क्वांटिटी को अलग करते हैं, m2 वाली को अलग करते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं हम और इसको उधर ले जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, m1 हो जाएगा हमारे पास v1 माइनस u1, v2 ये इधर आ जाएगा माइनस u1। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लगाते हैं हमारा सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m2u2 स्क्वायर बिफोर द कॉलिजन, आफ्टर द कॉलिजन हाफ m1v1 स्क्वायर, हाफ m2v2 स्क्वायर। हाफ कैंसिल हो गया, मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, m1u1 स्क्वायर, v इधर से आ गया तो v1 स्क्वायर, वहां पे देखिए m2v2 स्क्वायर, ये उधर चला गया u2 स्क्वायर। अब यहां देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको खोल दीजिए, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो गया m1u1 v1 a माइनस बी, a प्लस बी, a ये हो गया, b ये हो गया, m2v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। 2 को लिखेंगे, देखिए पूरी इक्वेशन m1 u1 v1 u1 प्लस v1 दैट विल फर्दर इक्वल टू m2 v2 u2 v2 प्लस u2। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, डिवाइड कीजिए इसको,
m1 v1 माइनस u1। यहां देखिए m2 v2 माइनस u2, ये कट गया, ये कट गया, m1 से m1, m2 से m2, तो इधर बच गया आपके पास u1 प्लस v1 और इधर बच गया v2 प्लस u2। अब इस वाली इक्वेशन से आप एक बार v1 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो v1 हो गया आपके पास में v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3। यहां देखिए v2 अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। अब देखिए अगर आपको v1 कैलकुलेट करना है तो इस वाली इक्वेशन से v2 की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी और सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आपको v2 निकालना है तो हम v1 की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। मैं कोई भी एक निकालता हूं, बाकी आप करिएगा। अब हम क्या करते हैं, v1 निकालते हैं ना। अब v1 निकालना है तो इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 टू इक्वेशन नंबर 1। एक बार रख के बता देता हूं मैं, m1 v1 u1 m2 u1 v1 माइनस u2 और माइनस u1। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा आपको अपने आप, तो हमारे पास v1 निकलेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, और यहाँ हो जाएगा 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये v1 की वैल्यू है। ठीक है, इतना लिखिए पहले आप। आइए अब अगर आपको v2 निकालना है तो इक्वेशन नंबर 3 से v1 की वैल्यू रख देंगे यहां पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ v2, इसके लिए क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ v1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो इधर देखिएगा, ये याद करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसका कुछ नहीं करना, जहां 1 है वहां 2 कर दो, जहां 2 है वहां 1 कर दो, इसको छोड़ देना। ये याद करने का तरीका है। v1 की जगह क्या लिख देंगे, v2, m1 माइनस m2 की जगह क्या आ जाएगा m2 माइनस m1, और u1 की जगह क्या आ जाएगा u2। नीचे m1 प्लस m2 को आप m2 प्लस m1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको छोड़ दीजिए। बाकी हर जगह जहां पे 1 है वहां पे 2 लिख दीजिए, और जहां पे 2 है वहां पर 1 लिख दीजिए। ये आपके पास v2 का फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके स्पेशल केसेस बनते हैं, वो आपको कराते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि इलास्टिक कॉलिजन में, कॉलिजन के बाद में जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्पीड का क्या होगा, क्या फॉर्मूला है हमने निकाल रखा है। v1 और v2 याद करवाने के लिए मैंने बोला था इसको छोड़ देना, बाकी 2 की जगह 1, 1 की जगह 2 लिखते चलिए, आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे m2 माइनस m1 कर देंगे, ये m2 प्लस m1 कर दो, एक ही बात है। u1 की जगह क्या कर देंगे, u2, 2 को छोड़ दीजिएगा, इस बेचारे को माफ करो, ये हो गया आपके पास में v2 का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पहला केस ले रहे हैं कि अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों का मास सेम है तो क्या होगा। तो अगर मास सेम है तो इस वाली इक्वेशन में v1 की स्पीड निकालते हैं। मास सेम है तो m माइनस एम क्या हो जाएगा, 0, और ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0। ठीक है, ये देखिए 2 ऊपर हो जाएगा m, ये होगा u2, और m1 प्लस m2 यानी कि m प्लस m कितना हो गया 2m, यानी कि v1 हो जाएगा हमारे पास u2। क्लियर है। सिमिलरली वहां देखिए v2 आपको निकालना है, m2 माइनस m1 यानी कि m माइनस m, ये भी क्या हो गया 0, बचेगा वो 2m u1 और m 2m, तो v2 हो गया हमारे पास u1। मतलब ये जा रहा है u1 स्पीड से, टक्कर के बाद में
इसकी स्पीड हो गई 1 वाले की स्पीड क्या हो गई u2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई u2 और v2 की वैल्यू क्या हो गई u1। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये जा रहा था u1 से, टक्कर के बाद में ये जाने लग गया u2 से। इन दोनों की स्पीड एक्सचेंज हो गई टक्कर के बाद। ये होता है आपके पास में अगर मास इक्वल है तो स्पीड गेट एक्सचेंज। अगर स्पीड एक्सचेंज हुई है तो हम कह देंगे कि इसका मोमेंटम पहले क्या था mu1, बाद में इसका मोमेंटम क्या हो गया mu2। इसका मोमेंटम कितना था mu2। इसका जो मोमेंटम था सेकंड वाली बॉल का, वो मोमेंटम क्या हो गया पहले वाली बॉल का। अगर इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10 और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो जो दूसरे वाले का मोमेंटम था वो अब पहले वाले का हो गया और जो पहले वाले का मोमेंटम था वो अब दूसरे वाले का हो गया। यानी कि इस केस में 100% ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है, बिल्कुल एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। आइए अब इसी में अगर आप एक चीज और देखें ये लिखने के बाद, कि अगर मैं ये कह दूं, इसी का सब केस है कि अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हैं और बाद वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, मतलब ये जा रहा है u से, दूसरा वाला रेस्ट पर है, अब इसका इलास्टिक कोलिजन होता है, तब क्या हो जाता है? फिर से वही बात, जो इसकी स्पीड थी वो इसको मिलेगी, यानी कि बाद वाले की स्पीड क्या हो जाएगी u, और जो इसकी स्पीड थी 0 वो इसको मिलेगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा रेस्ट पर। यानी कि ये जाएगा ये जाएगा, इससे टकराएगा और खुद रुक जाएगा और पहले वाला इसकी स्पीड से भागेगा। ये हमने कई बार करा है कैरम में। जब भी एक स्ट्राइकर को आप मारते हो तो कई बार ऐसा होता है या गोटी से गोटी टकराती है, वाइट वाली है, आपने मारा, वाइट वाली भाग के गई, दूसरी वाइट वाली से टकराई और खुद रुक गई, दूसरी वाली जा रही है। कंचों में ऐसा ही होता है। कंचा, अगर आप एक कंचा दूसरे कंचे को मारते हैं तो ये इसको मारेंगे तो ये रुक जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आपने वो पेंडुलम देखा होगा, इधर से ऊपर करा, कई सारे पेंडुलम है इस तरह से, और इस वाले पेंडुलम को आपने यहां से ऐसे करके इसको मारा तो ये चलने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रुका हुआ है, ये भाग करके आया तो ये रुक गया, ये चलने लगा। ठीक है, ये चलेगा, ये रुका हुआ है, तो फिर ये रुक जाएगा, ये चलने लग जाएगा। या आप इसमें से सिर्फ एक पेंडुलम डाल के भी देख सकते हो, जैसे आएगा तो ये इसको टकराएगा और आगे वाला चलने लग जाएगा। कब? इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, आइए केस नंबर 2, पहले आप इसको लिखिए। आइए केस नंबर 2 में अगर मैं m2 को m1 के रेफरेंस में बहुत बड़ा कर दूं, यानी कि ये बहुत बड़ा हो गया, अब क्या होगा? ठीक है, और u2 क्या है 0, ये रुका हुआ है। ठीक है, तो फिर से हम v1 निकालते हैं। m1 यानी कि ये माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये हो गया u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2। अब आपको पता है m2 m1 के रेफरेंस में बहुत बड़ा है, यानी कि m1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि m2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सॉरी m1 को, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है m, यानी कि m को m2 के रेफरेंस में नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो v1 हो जाएगा माइनस m2 बाई m2 u1। यहाँ पे देखिए u2, ये तो कहाँ पर है रेस्ट पर, तो u2 कितना हो गया आपका 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कि v1 की वैल्यू आ गई माइनस u1। v2 निकाल के देखते हैं, यहाँ आइए डायरेक्ट करते हैं v2। इसको आप नेगलेक्ट कीजिए, इसको नेगलेक्ट कीजिए। आइए यहाँ देखिए u2 तो क्या है 0, तो पहले वाली टर्म फर्स्ट टर्म विल बी 0, यहाँ चलते हम प्लस 2m1 u1,
m को नेगलेक्ट करिए, m2। अब आपको पता है m2 बहुत बड़ा है, m2 क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आ जाएगी, यानी कि v2 विल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या हो गया कि एक बहुत बड़ी बॉल से एक छोटी सी बॉल आकर के टकराती है, तो टक्कर के बाद में वो वापस से पलट जाएगी v1, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले की अपोजिट है, यानी कि u के जस्ट अपोजिट है। यानी कि ये कंडीशन अगर आप लेंगे तो m जो होगा वापस चला जाएगा u से और m2 अपने आप रेस्ट पर ही रहेगा। ये कंडीशन हो जाती है। ये हमने कई बार करा है। जैसे दीवार है, दीवार पे आप बॉल मारिए, दीवार आगे नहीं बढ़ेगी, बॉल वापस आ जाएगी सेम स्पीड से। तो कोई भी चीज़ किसी बड़ी सी चीज़ से टकराएगी तो वापस उसी स्पीड से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, ये भी लिखिए। आइए अब इसी में केस 3 पर चलते हैं। केस 3 में हम अगर m1 को बहुत बड़ा मान लें m2 से, सोचिए, और m2 को रेस्ट पर मानते हैं। एक बार अपने आप निकाल के देखिए क्या होगी इनकी फाइनल स्पीड्स। आइए, v1, m1 बड़ा है m2 से, तो m2 को नेगलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये बच जाएगा m1 u1 प्लस u2 क्या है, 0, तो v1 हो गया u1। यानी कि इसकी स्पीड जो u1 थी, बाद में भी इसकी स्पीड वही रहेगी, यानी कि टक्कर के बाद में इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे वाले से बात करते हैं कि भाई तेरे क्या हाल है। ठीक है, v2 यहां बात करते हैं। m1 अब आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सॉरी v2, m2 आप नेगलेक्ट कर दीजिए। अगर आप m2 नेगलेक्ट करेंगे, u2 0 है, ये खत्म हो गया, बचेगा सिर्फ आपके पास में 2m1। यहां देखिए m1 u1, m1 से m1 कैंसिल हो गया, v2 हो जाएगा 2u1। यानी कि छोटी वाली बॉल इसकी डबल स्पीड से भागेगी। ठीक है, अब इसको कैसे रिलेट करेंगे आप ही समझिए। हाथी आ रहा है, जस्ट एक फन, हाथी आ रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। हाथी आ रहा है अपनी मजे से, उसने जैसे आपके लात मारी, आप डबल स्पीड से भागोगे, हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप साइकिल लेके खड़े हैं, ट्रक आ रहा है, ठीक है, रोबोट साइकिल लेके खड़ा है, क्यों आपको मारे, है ना। रोबोट खड़ा हुआ है साइकिल लेकर के, ट्रक आ रहा है, ट्रक ने टक्कर मारी, तो वो रोबोट डबल स्पीड से जाएगा, ट्रक की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हमें क्या समझना है कि अगर एक बॉल एक बड़ी सी दीवार से टकराती है और ये इलास्टिक कोलिजन होता है तो इसकी स्पीड सेम रहती है। ठीक है, और अगर बड़ी सी बॉल छोटी सी बॉल को मारे तो बड़ी वाली बॉल में कुछ नहीं होता है, छोटी वाली बॉल डबल स्पीड से भागती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है।